बात कीजिए, मैं क्या कुछ आके ठहरना नहीं, गाली देना स्टार्ट कर दिए। बुलाते कि उन्होंने अम्मा बहन के गालियाँ स्टार्ट कर दी। अरे मैं बोला साहब आप बात तो वो करो, कई की बात रहे। उन लोग बैठे हुए मेरे को भी बैठो बोले थे। उसके बाद में तो उठ के ठहर बोल के मेरे को उठ के ठहरा कर दिए। वो मकानदार जो है मेरे बाजू बैठे हुआ है, उन्हें उसका बेटा, और मेरे को ठहरा करके बात करे। वो रवि, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासत तेलंगाना के आईटी के वजीर केटी रामाराव ने आज वेबिनार इंडस्ट्री बॉडी फिक्की की एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए रियासत के कोविड-19 वायरस के मुतासरा माहौल में आवाम की मदद करने वाले सभी डॉक्टर्स और दीगर ओहदेदारों की ज़बरदस्त तारीफ की और उन्हें समाज के जंगजू करार दिया और बतलाया कि टीआरएस गवर्नमेंट मुतासरा माहौल से निपटने के लिए ICMR और WHO के बतलाए गए तमाम नुकात पर काम कर रही है और ऐसे माहौल में ड्यूटी अंजाम देने वालों को बहुत सारी हक तलफियों के बावजूद भी काम जारी रखने पर उनकी सताइश भी की है और आवाम को यह समझाने की भी कोशिश की कि जब भी कोई आफत आती है तो वह आफत आवाम के साथ साथ आवाम की मदद करने वाले भी उससे मुतासिर होते हैं और बिना डर खौफ के काम करने वालों का आवाम को साथ देना चाहिए। तेलंगाना के असम्बली हल्के इब्राहिम पट्टनम के साबिका कांग्रेसी MLA माल रेड्डी रंगारेड्डी को आज रियासती पुलिस ने मलकपेट में वाक़े उनके घर पर नज़रबंद कर दिया है। वजह यह बतलाई गई है कि उन्होंने कोविड-19 वायरस के मुतासरीन से निपटने में नाकामी का TRS हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि थोड़े से केसेस के बाद रियासत में लॉकडाउन लगा दिया गया था और जब केसेस में इंतहाई बढ़ोतरी हो गई है और रोज़ाना 150 था 200 केसेस सामने आ रहे हैं तो हुकूमत ने एकदम लॉकडाउन में नरमी करते हुए बाज़ारों को खोल दिया है और इस तरह से आवाम की भलाई चाहने में TRS हुकूमत हत्तल इम्कान नाकाम साबित हुई है। ఈ రాష్ట్రంలో కరోనా మొదలైనప్పటి నుండి ప్రజలను రక్షించడానికి రకరకాలుగా చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాల్లో అక్కడక్కడ తప్పులు జరుగుతుంటే మేము చెప్పిన అర్థం చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఈ ప్రభుత్వం ఉంది. 5-10 మంది కరోనా రాగానే ఆ రోజు వెంటనే లాక్డౌన్ పెట్టినటువంటి పరిస్థితి మనం అందరం దాన్ని అప్రిషియేట్ చేసినాం. కానీ ఈరోజు రోజుకి 200 300 వచ్చినా కానీ ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం చేతులు ఎత్తేసింది. పేదవాన్ని ఆదుకుంటామన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈరోజు చేతులు ఎత్తేసింది అంటే ఈ ప్రభుత్వం అనాలా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అనాలా అర్థం కాలా మాకు. ఎందుకంటే లాభార్జన కోసమా ఈరోజు పేద ప్రజల రక్షించడానికి అనేటువంటిది ఈ ముఖ్యమంత్రి ఆలోచించుకోవాలా. ఆ రోజు అన్నాడు, ఏమన్నాడు, పేదవాళ్లకు ఆ రోజు నుంచి ఇంటి కిరాయిలు కూడా మీరు కట్టొద్దు, ఈ యొక్క లాక్డౌన్ సమయంలో మన ప్రాణాలే ముఖ్యము, బతికుంటే ఏమో అన్నాడు. ఆయన మాటలు చెప్తాడు కదా, బంతి ఏం తినాలి, బల్లి సాకు తినొచ్చన్నా బతకొచ్చు. ఆ మాటలు ఎట్లా చెప్తాడంటే ఇక మాటలకు చెప్పే మాటలకు చేసేటువంటి చేతలకు పొంతన లేదు. నిండు అసెంబ్లీలో చెప్పినాడు, మాస్కులు ఎందుకయా, మనకి ఇంతమందికి మాస్కులు ఉన్నాయా ఎవరికన్నా. गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज राशिद अली खान की लाश गायब। राशिद अली खान को लंग्स इन्फेक्शन की शिकायत थी, जिस पर एक खानगी दवाखाने से उन्हें गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया था। आइए सुनते हैं राशिद अली खान के घर वालों की ये मीडिया से बातचीत। मेडिक्योर, मेरे राशिद अली खान का मेडिक्योर में एडमिट कराए थे इतवार की शाम में, तो वहां पर पीर के दिन वो लोग बोले ट्रीटमेंट कर रहे हैं साहब, वेंटिलेटर लगाना पड़ता। तो वेंटिलेटर के हर दिन 1 लाख रुपए खर्चा होता, कोई 50 बोल रहे, कोई 1 बोल रहे। तो फिर भी हम बोले ठीक है बोल के 50 में एग्री होके वेंटिलेटर स्टार्ट कर दिए। अब मंगल की शाम में पीर की रात में बोल रहे कि आपको गांधी को भेजते पड़ते। मेरा साहब ऐसी तो बात नहीं है, ऐसा कोई इनको
पॉजिटिव नहीं है, आप पूरे टेस्ट कराए थे, वो पूरे नॉर्मल है, फिर इसके लिए गांधी कहीं को भेज रहे, नहीं वो टेस्ट कराना पड़ता, लंग्स में इन्फेक्शन है, वहां भेजते बोले। रात में 10 बजे कुछ एडमिशन हुआ वहां पर गांधी में, मुझे वहां से मैसेज आया कि एडमिशन हो गया आपका, सक्सेसफुल हो गया बोले, ठीक हो गया बोले। फिर सुबह 7 बजे वहां से कोई कांस्टेबल फोन करे, मैं गांधी हॉस्पिटल से फोन कर रहा हूं कि राशिद अली खान का इंतकाल हो गया, आप लोग आइए बोल के। मेरे भाइया वगैरह गए लाने के लिए हॉस्पिटल को, वहां पे कोई रिस्पांस नहीं कर रहे, और वो आप बता रहे हैं कि देख लो अब थोड़ी देर अभी आते 5 बजा दिए। 5 बजे के बाद जाके आप लोग वेरीफाई कर लो आपकी डेड बॉडी को। डेड बॉडी वेरीफाई करने गए तो वहां हमारी बॉडी है ही नहीं, बिल्कुल कोई हमारे को सही वहां पर रिस्पांस नहीं मिल रहा, ना कोई एमआरओ है, ना वहां पे कोई डॉक्टर है, कोई हमारे को वहां पर उसके वो नहीं मिल रहा, कोई किसी की मदद नहीं मिल रही। अभी देखते उसके बाद हमारे एमएलए साहब जाफर हुसैन साहब, एमपी साहब अकबरुद्दीन साहब, ये मेयर साहब, ये सब फोना कर रहे हैं, देख रहे हैं बोले, उसके बावजूद भी लोगों कान पे क्यों नहीं चढ़ रही साहब। ये क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा साहब, ये कैसा कानून है, ये हुकूमत क्या कर रही है मुसलमानों के ताल्लुक से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेहरबानी कीजिए आप लोग, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली, 12 बजने को आ गए, भूखे प्यासे हम लोग, हमारी मदद नहीं हो रही, कैसा होगा ऐसा हुआ तो सब बच्चे डर गया, मासूम बच्चे, सबको बुला लिया, मैं आ जाओ, सुबह 9 बजे देंगे, उन्होंने बोल रहे ना सुप्रिटेंडेंट साहब 9 बजे आओ आप, हम देखते बोल के बोल रहे। हमारे एमएलए साहब भी दुनिया की कोशिश करे, फोनों पे फोना करे जबरदस्ती साहब, मगर उसकी कोई उनको वो नहीं चढ़ रही, कान पे जो नहीं चढ़ रही, देख रहे साहब हम देख रहे हैं बोल के बोले ना, अभी तक वहां पर कोई हमको वो नहीं मिला। आप वहां पर बॉडी है नहीं है, कुछ पता है। अच्छा, जहां हम एडमिट कराए थे आईसीयू में, वहां देखो बोले, वहां भी जाके देख रहे तो जाने नहीं दे रहे, फिर उसके बाद बड़े रिक्वेस्ट से जाके देखे तो वहां भी नहीं है। जहां आईसीयू में एडमिट कराए थे, शायद हो सकता अल्लाह ताला उनको हयात दिया होगा, ट्रीटमेंट चल रहा होगा बोल के, वहां भी जाके देखे, वहां भी नहीं मिल रहा वहां पर। और वहां का बच्चा अहमद, वहां एक हमारे मिडीपुर के हॉस्पिटल का बच्चा टेक्नीशियन है अहमद, उन्होंने बोले भाई आपके भाई का वहां पर मिडीक्यूर में अच्छा हो गया, वहां पर सब सक्सेसफुल हो गया, ट्रीटमेंट चल रहा, अच्छे हो जाएंगे उन्होंने, से कोई ज्यादा बीमार नहीं है, लंग्स इन्फेक्शन है, आपको 2 दिन में आपके घर को आ जाएंगे बोले। उसके बावजूद भी यह हाल हो रहा साहब, कुछ मेहरबानी कीजिए अल्लाह के वास्ते। अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली, 12 बजने को आ रहे हैं अभी तक। क्या बोले गांधी में आपको? गांधी में नहीं, हम नहीं देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप वहां जाके देख लो, बच्चे पूरी बाड़ियां ढूंढ के परेशान है, हमारी बाड़ी नहीं है। पहले क्या बोले 3 बाड़ियां हैं, एक टोली चौकी की है, कारवान की है, एक आपकी है बोले, तीनों दे रहे एक साथ बोले, दे रहे बोल के ये टाइम कर दिए। यहाँ मुरादनगर में बोले एमएलए साहब बोलने से यहाँ पर रिक्वेस्ट करे तो आपकी जगह तैयार कर लो बोले, हम मुरादनगर में मुराद शाह दूती रहमतुल्लाह अलैह के पास जगह तैयार कर लिए। पूरे लोग हमारे जो खरीद के थे 10, 15, 20 आदमी बैठे इंतजार करके सब चले गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा नाम आमिर है, मैं मुरादनगर आसिफ नगर से रहने वाला हूँ। आज सुबह 10 जून को मेरे भाई राशिद अली ख़ान का गांधी हॉस्पिटल में इंतकाल हो चुका है, जो कि ज़ेरे इलाज थे मेडिक्योर हॉस्पिटल में। लंग्स इन्फेक्शन की शिकायत से इन्हें मेडिक्योर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था 7 जून संडे को। उसके बाद 8 जून को हमें डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी हालत थोड़ी क्रिटिकल है, उसके तरफ से इन्हें वेंटिलेटर्स पे रखना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि इन्हें गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट कर लीजिए, तो 9 जून को हम लोगों ने इन्हें गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट किया था। उसके बाद 10 जून सुबह में गांधी हॉस्पिटल से हमें इन्फॉर्म किया गया कि राशिद अली ख़ान का इंतकाल हो चुका है। जब हम 11 बजे इनकी बॉडी कलेक्ट करने के लिए गांधी हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ इनकी बॉडी मिसिंग थी,
उसके बाद हमने हॉस्पिटल अथॉरिटी से पूछा तो वो लोग हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने एक 18 डेड बॉडीज़ चेक की, जिनमें से एक भी डेड बॉडी राशिद अली खान साहब से नहीं मिल रही थी। मेरी अपील है KCR साहब, KTR साहब, जनाब अमजदुल्ला खान साहब से कि इनकी डेड बॉडी दिलाने में हमारी मदद कीजिए। मेरी अपील है कि इनकी डेड बॉडी तदफीन के लिए हमें दिलाने के लिए हमारी मदद कीजिए। जनाब अमजदुल्ला खान साहब, KCR साहब से मेरी अपील है कि मेरे मरहूम भाई राशिद अली खान साहब की बॉडी दिलाने में मेरी मदद कीजिए। खुशामदीद नाज़रीन, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो खानगी स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले 3 लाख मुलाजिमीन बशमूल टीचर्स और 31 लाख तलबाओं की मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए इक़दाम करें। मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए TPCC के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन और हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने लॉकडाउन के दौरान स्कूल को होने वाले मसाइल को सामने रखते हुए स्कूल के इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स और प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इसके अलावा तलबाओं की फ़ीस माफ़ करते हुए सरपरस्तों पर होने वाले माशी बोझ को कम करें। नहीं करे उनके बारे में कोई इनिशिएटिव नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट स्कूल्स काफी मुतासिर है, काफी परेशान है। एक तरफ पेरेंट्स परेशान है, तो दूसरी तरफ मैनेजमेंट परेशान है। ये दोनों के बीच में 31 लाख स्टूडेंट्स सफर हुए। ये लोग काफी जो है ना, ये दोनों के परेशानी की वजह से ये लोग काफी परेशान है। अगर हम प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट स्कूल्स की हम अगर बात करते हैं तो तकरीबन 11,700 तेलंगाना के अंदर प्राइवेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स है, जिसमें वो स्कूल की वजह से 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सोशो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 10,369 गवर्नमेंट अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स है, जिसमें 31,11,216 स्टूडेंट्स अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये तमाम स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स है, ये स्कूल्स पेरेंट्स जो फीस पे करते हैं, वो फीस के जरिए और जो है जो डोनेशन आता है उसके जरिए ये स्कूल चलते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अप्रैल की फीस नहीं आई, मई की फीस नहीं आई, इसकी वजह से स्कूल मैनेजमेंट अपने टीचर्स को सैलरी नहीं दे सका। अब जैसा कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स है जहां पे कुछ अपर मिडिल क्लास के स्कूल्स है, वो स्कूल्स के अंदर जो है ना कुछ टीचर्स को सैलरी नहीं दी गई और उनके कुछ एक्सपेंसेस वो भी कर सके क्योंकि उनके पास रिजर्व कैश है। लेकिन मैक्सिमम स्कूल्स ऐसे रहते हैं जो प्राइवेट स्कूल, जिसके अंदर जो है ना उनके पास 1 तारीख से 10 तारीख तक जो भी पैसे आते हैं, वो पैसा को लेकर वो लोग 10 तारीख के दिन टीचर्स के तनख्वाह में ना हो, या फिर जो है उनको बिल्डिंग का रेंट पे करना हो, या फिर जो है ना उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, वाटर बिल पे करना हो, ये तमाम एक्सपेंडिचर जो है ना उसके जरिए वो लोग निकालते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें नहीं आने की वजह से वो लोग काफी परेशान थे। उसकी वजह से अब आज पेरेंट्स को जो है पूरे स्कूल मैनेजमेंट जो है फोर्स कर रहे हैं कि आप प्रीवियस ड्यूज को क्लियर करिए और ये न्यू एकेडमिक ईयर का 1 क्वार्टर एडवांस में पेमेंट करिए। इसका जो है ना पेरेंट्स पे काफी प्रेशर पड़ रहा, पेरेंट्स काफी परेशान है क्योंकि उन लोगों के पास नौकरी नहीं है, उन लोगों के पास नौकरियां चले गए, ये लॉकडाउन की वजह से उन लोगों के पास कारोबार नहीं है, उन लोगों के पास कोई सेविंग नहीं है। वो लोग भी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एकदम एग्जॉर्बिटेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ गए, वाटर बिल्स है वो लोग के पास। ये तमाम चीजों को लेके एक मेंटल ट्रॉमा में चले गए पेरेंट्स, काफी लोग जो है ना परेशान हो गए। उसके बाद जो है अभी स्कूल्स के अंदर जो है ना ट्रांसपोर्ट की भी फीस पे करो बोल रहे, कैंटीन की भी फीस पे करो बोल रहे। अब जो है ना वो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करो बोल रहे, ताकि जो है ये लॉकडाउन के अंदर स्कूल्स में चल रहे थे, वो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए बच्चे अपना एजुकेशन हासिल कर सकते बोल रहे। तो ऐसे हालात के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करना है तो वो लोग स्कूल की फीस क्लियर करना होगा। स्कूल की फीस क्लियर करेंगे तो ही जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते, नहीं तो वो लोग डाउनलोड नहीं कर सकते। अब रही बात गरीब और अमीर स्टूडेंट्स की, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपर मिडिल क्लास के अंदर ये फैसिलिटीज है कि उनके पास
फैसिलिटी नहीं है, वो लोग अपने एजुकेशन हासिल नहीं कर सक रहे, जो पैसे वाले स्टूडेंट है उनके पास ये फैसिलिटी है, वो लोग उनसे आगे निकल जा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स के अंदर भी जो है ना गरीब और अमीर का जो इश्यू आ गया है, ये बहुत देखने की जरूरत है। आज तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट का इसके ऊपर अप्रूवल है या नहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर, ये देखना है। और दूसरी चीज, इमीडिएटली जो ऑनलाइन एप्लीकेशन को जो यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स वाले यूज कर रहे हैं उसको इमीडिएटली बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन गरीब और अमीर का डिफरेंशिएट कर रहा है, ये बच्चों को पूर स्टूडेंट्स पूर हो जा रहे हैं, रिच स्टूडेंट्स जो है ना एजुकेशन में आगे निकल जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो रहा है। इसके बारे में तेलंगाना हुकूमत को देखने की जरूरत है। आज जो है जिस तरह से पेरेंट्स परेशान है, ठीक उसी तरह स्कूल मैनेजमेंट भी परेशान है, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। ये दोनों के बीच में तेलंगाना हुकूमत को ये सोचने की जरूरत है, इमीडिएटली तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 3 महीने की स्कूल फीस को रियंबर्समेंट किया जाए, अप्रैल, मई और जून। और तेलंगाना गवर्नमेंट जो है कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर राव इमीडिएटली जो है स्कूल मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शन दे कि वो एडवांस फीस स्टूडेंट से ना पूछे, और जो है जब स्कूल खुल रही जब से स्कूल फीस जो है ना वो लोग पूछे। और कल जो है श्रीमती सविता रेड्डी जो एजुकेशन मिनिस्टर को एक रिप्रेजेंटेशन दिए, उनको ये इमीडिएटली कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर राव इमीडिएटली इसके ऊपर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिव्यू करे, और जो है पेरेंट्स को और स्कूल मैनेजमेंट को बुलाए, उनसे बात करे, उनको बात करके जो है इमीडिएटली ये जो इश्यू चल रहा है, जो परेशान है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मैनेजमेंट, ये तमाम लोगों के इश्यू को दूर करे, 3 महीने का स्कूल फीस रियंबर्समेंट करे, और मैनेजमेंट को इलेक्ट्रिकल फीस, अपने जो करंट की बिल है वो, और वाटर बिल है, और जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इमीडिएटली माफ करके ये स्कूल मैनेजमेंट को रिलीफ दे, और 3 महीने की फीस देके पेरेंट्स को रिलीफ दे। ये दोनों को हुकूमत मदद करके स्टूडेंट्स जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, ये तकलीफ को जो माँ बाप पैसे नहीं बन सकते, वो तकलीफ को देखे जो स्टूडेंट सफर हो रहे, उनको यह सफर होने से बचा गया। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर डिवीजन के फीलखाना हदूद के साकिन एक अपार्टमेंट के किराएदार मोहम्मद शफी ने हालिया अपने मकानदार से उसके अपार्टमेंट में आबरसानी के अहदेदारों की जानिब से नल कनेक्शन काट देने के बाद 4 लाख का चालान लगाने वाले तनाज़े में आसिफ नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। लेकिन आज खबर मिली है कि पुलिस के सीआई रविंदर ने अब मकानदार का साथ देते हुए किराएदारों को दबाना शुरू किया है, जबकि मकानदार ने बिला इत्तला अपार्टमेंट का नल कनेक्शन गैर कानूनी तौर पर ले रखा था। मजीद इन्होंने ये भी बतलाया कि फ्लैट किराए पर लेते वक्त मकानदार सैयद अहमदुद्दीन ने उनसे एडवांस 50,000 रुपये लिए थे, और अब उनकी यह रकम मकानदार की नीयत ख़राब होने से अड़चनों का शिकार बन गई है। लिहाजा मोहम्मद शफी ने आज ह्यूमन राइट्स कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया है, और देखना है कि ये लोग अब इनकी कितनी मदद करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है, और मैं मल्लेपल्ली फिलखाने में एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, जहाँ 10 फ्लैट और 3 फ्लोर की बिल्डिंग है वो। और जब मैं किराए से मकान लिया तो मकानदार से पूरा तफसील से बात कर लिया था कि नल की, लाइट की पूरी बात करके किराए से मैं जब उतरे बाद 4 महीने में जो है नल का कनेक्शन कट हो गया। नल का कनेक्शन कट हुए बाद जो है मालूम हुआ कि विजिलेंस वाले आके कट करे, और जो है उसके ऊपर 4 लाख रुपए बिल डाले। उसके बाद जो है हम लोग फ़ौरन जो है मकानदार को फ़ोन करके बोले ऐसा 4 लाख रुपए बिल आया नल का, जो विजिलेंस वाले आके कट कर दिया, आप आइए साहब, आके क्या है देखिए। तो उन्होंने बोले नहीं मेरे को नहीं मालूम, आप लोग रहे, आप लोग जो है 10 फ्लैट वाले हैं, आप लोग पे कर लेना, मेरा काम मकान देना था, मैं दे दिया, अब वो बनना करना आपकी ज़िम्मेदारी। मैं बोला साहब मैं उतर के 4 महीने हुआ, अब 40,000 रुपये मैं कैसा पे करूँ? पर आदमी को 2,500 बिल आ रहा, 250 रुपये आ रहे, मैं वो हिसाब से आपको दे डालता हूँ। नहीं वो नहीं मालूम, आप लोग बन लेना। मैं बोला नहीं मेरे से नहीं होता, तो ठीक है खाली कर दो। बोला ठीक है साहब, मेरा एडवांस जो है वो आप मेरे को दे दीजिए, मैं जो है मकान खाली कर डालता हूँ। उन्होंने बोले नहीं मकान वो एडवांस वो आपको नहीं मिलता, आप जो एडवांस दिए वो नल के उसमें कट हो गया। तो नए होने की सूरत में किराया हम नहीं दे रहे थे, एडवांस दियो बोले तो वैसे ही चल रहा था, वो नहीं एग्री करे, नल कटे हुआ था। हम लोग पूरे जो है बाहर से हमारी लेडीज़ पानी भर रही थी, कर रही थी। वो हुए बाद जो है मकानदार हमेशा आके हरासमेंट कर रहे थे, किराया दियो। उसकी सूरत पे जो है हम लोग फिर कोर्ट में 3 जने मिलके केस डाले, और मेरे साथ और 2 किराएदार हैं, उन लोग के साथ भी वैसी करे, तो हम 3 जने मिलके केस डाले। केस जो है अब
आज की डेट को 1 साल हो गया है। उसके बाद में कल जो है आसिफ नगर पीएस में जाके मेरे नाम उन्होंने कंप्लेंट करे बाद वहाँ के सर्कल साहब रविंदर साहब मेरे को बुला के जो है गाली गलौज से बात करके ये बोल रहे तू केस कहीं को डाला रहे, क्या वजह से डाला, बोले माँ खड़े ऐसा गाली दे रहे मेरे को गाली देने बात मतलब साहब मैं आप मेरे से सीधी बात कीजिए, मैं क्या कुछ आके ठहर रहा नहीं, गाली देना स्टार्ट कर दिए। बुलाती कि उन्होंने अम्मा बहन के गालियाँ स्टार्ट कर दी। अरे मैं बोला साहब आप बात तो वो करो, कई की बात रहे, उन लोग बैठे हुए मेरे को भी बैठो बोले थे। उसके बाद में तो उठ के ठहर बोल के मेरे को उठ के ठहरा कर दिए। वो मकानदार जो है मेरे बाजू बैठे हुआ है, उन्हें उसका बेटा और मेरे को ठहरा करके बात करे। वो रविंदर साहब का उनका क्या है मसला नहीं मालूम साहब, वो जो पूरा टारगेट उन्होंने मेरे ऊपर कर रहे। बस मैं तेलंगाना हुकूमत से ये अदबन गुजारिश तो वही तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करता हूँ जो मेरे को इंसाफ दिलाइए। और इससे पहले जो है 1 साल पहले उनकी बीवी आके मेरे घर पे हंगामा करे, गाली गलौज करे, किराया दियो बोल के, हम नहीं कोर्ट में है, कोर्ट में बात करो बोल के बोले, कोर्ट में डाल दिए। बाद भी घर पे आके उन्होंने हरासमेंट करे थे। उसके बाद में तुरंत जाके आसिफ नगर पीएस में कंप्लेंट भी करा था, कंप्लेंट करके बोला भी था ऐसा करे, तो पुलिस वाले जब तो तुरंत एक्शन नहीं लिए। फिर अब 1 साल हो गया, वो ये केस को जो है वो लोग जाके उनकी बीवी और मकानदार दोनों आए थे, मियाँ बीवी दोनों को हम लोग मारे करे बोल के कंप्लेंट करने से रविंदर साहब बुला के गाली गलौज करे। 1 साल का केस अब कैसा वो करते साहब आप। तो उन्होंने आके जो है गाली गलौज कर दिए मेरे साथ। उसके बाद रविंदर सर जो है मेरे को बुला के गाली गलौज कर दिए, गालियाँ दे दिए, मैया गड़े तो केस कहीं को डाला, वापस ले वो बोल के मेरे ऊपर एक्शन। मैं बोला साहब कोर्ट में चल रहा साहब, कुछ भी चल रहा हूँगा, वापस ले बोल के गाली गलौज करके वो कर दिया साहब मेरे को। और जो है मेरे अम्मा बहन के गालियाँ दे दिए उन्होंने। और जो है मैं अब ये इधर और मैं आज ह्यूमन राइट 11 तारीख है, आज ह्यूमन राइट पे आके उनके खिलाफ़ कंप्लेंट करा हूँ। और ये जो है उसका पेपर है। बस मैं तेलंगाना हुकूमत से अदबन गुजारिश करता हूँ मेरे को इंसाफ दिलाइए। कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब और जो है तमाम हमारे सीएम साहब से अपील करता हूँ मेरे को इंसाफ दिलाइए और जो है रविंदर साहब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। तेलंगाना के सीएम केसीआर की ओएसडी प्रियंका वर्गीस और जिले मेदक के कलेक्टर डब्ल्यू वेंकटेश्वर ने आने वाले ग्रीन डे के सिलसिले में आज हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके कोमपल्ली की कौमी शाहराह का जायज़ा लेते हुए इलाके की म्यूनसिपल कमिश्नर ज्योति से ख्वाहिश की कि सड़क की दोनों जानिब फूलों के पौधे लगाए जाएं ताकि इलाके की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो सके। लिहाजा इस ख्वाहिश को फौरी नोट करते हुए इस सिलसिले में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। तेलंगाना के साबिका एमएलसी पी सुधाकर रेड्डी ने आज जिले खम्मम की बीजेपी ऑफिस में एहतमाम करदा एक प्रेस मीट में बतलाया कि पीएम मोदी के ख्वाहिश के मुताबिक बीजेपी पार्टी अब आगे से पॉम्पलेट्स के जरिए अपनी मुहिम चलाएगी और आवाम को बतलाएगी कि मरकजी हुकूमत ने कई पीपल फ्रेंडली स्कीम्स को मुतारिफ करवाया है और हुकूमत का मंशा ख़ास तौर पर रियासत के अजलाओं के देही इलाकों को तरक्की देना है। जबकि तेलंगाना के टीआरएस हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हुई है, बशमूल कोविड-19 वायरस के भयानक माहौल के मुतासरीन की देखभाल में भी ये फेल हो गई है। रहा रियासती किसानों का मामला तो वो भी अलग से परेशान हाली का शिकार बने हुए हैं। लिहाजा इस सिलसिले में फौरी एक आल पार्टी मीट बुलाना ज़रूरी हो गया है और इस तरह से तेलंगाना हुकूमत में रियासत सुनहरे के बजाय कर्जों और शराब में डूब कर रह गई है। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना सहाफ़ियों की तंजीम TUWJ यानी तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के एक वफद ने आज रियासत की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन और वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र से खुसूसी मुलाकातें करते हुए सहाफ़ियों के मौजूदा मसाइल पर उन्हें अलग अलग याददाश्तें पेश की और हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत में कोविड-19 वायरस के मुतासरा माहौल से जूझते हुए अभी तक कई सहाफ़ी भी मौत का शिकार बन गए हैं। लिहाजा फ़ौरन इस जानिब तवज्जो देते हुए इन्हें खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करें, ख़ास तौर पर इनके इलाज और मुआवजे का इंतज़ाम किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में करवाया जाए। इस मौके पर हालिया ख़त्म हो जाने वाले एक सहाफ़ी मनोज कुमार की पसमानदगान को एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा भी पेश किया गया। उस वफद में शामिल थे IJU के सेक्रेटरी वाई नरेंद्र रेड्डी, जर्नलिस्ट हेल्थ सर्विसेज कमेटी के कन्वीनर A राजेश,
TUWJ के स्टेट जनरल सेक्रेटरी के विराहत अली के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट भी। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद आला व हल्का याकूतपुरा के MLA सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर से मुलाकात करते हुए सभी इलाकों में पानी की सप्लाई और उसके मसाइल पर उनसे तबादले ख्याल किया। असेंबली हल्के के ड्रेनेज के वाटर वर्क्स के मसाइल के संबंध में आज वाटर वर्क्स के ऑफिस में दाना किशोर साहब MD के साथ कारपोरेटर्स की मीटिंग हुई। नकीब मिलन बैरिस्टर सऊद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर जितने भी मसाइल हैं याकूतपुरे के MD के नॉलेज में लाके उसकी मंजूरी हासिल करने के लिए हिदायत दी थी। चुनांचे आज काफ़ी देर तक MD के साथ मीटिंग हुई। तमाम कारपोरेटर अपने अपने डिवीज़न के मसाइल पेश किए और इसमें तालाब कट्टे के लिए खुसूसन यहाँ पर 3 महीने से तकरीबन पानी की तकलीफ है। वहाँ के ताल्लुक से कुछ मंजूरियाँ हासिल करें इंशाल्लाह। कुछ बूस्टर नस्ब करने के बाद इंजीनियर्स का बोलना है कि पानी पूरे गले में प्रेशर से आएगा और वहाँ के दीगर मसाइल थे। वहाँ के कॉर्पोरेटर नसरुल सुल्ताना साहब अभी पूरे मसाइल से ND को वाकिफ करें। संतोष नगर में पानी की टांकी के पास एक टांकी जो बरसों से खाली पड़ी हुई है, उसका एक एस्टीमेट मुजफ्फर साहब कॉर्पोरेटर तैयार करवा के लाए थे, उसकी भी मंजूरी MD साहब की है। और कलंदर नगर उसके अतराफ एक नाप में पानी की दुश्वारी का जिक्र करें, उसके लिए भी GM को पाबंद करें कि जाके देख के उसको रेक्टिफाई करें। वाटर टैंक का मुजफ्फर साहब ने मुतालबा किया था कि हमारे डिवीज़न में वाटर टैंकर नहीं है, तो उसके लिए MD साहब GM को पाबंद किए कि संतोष नगर के लिए गाड़ी का अरेंजमेंट करो ताकि लोगों को पानी की तकलीफ जहाँ होती है वहाँ वाटर टैंकर से पानी की सप्लाई कर सकें। दुर्गागढ़ में पानी कम प्रेशर से आने की डॉक्टर समीना बेगम साहबा ने कंप्लेन किया और MD साहब वहाँ के इंजीनियर्स को बताया कि जाके रेक्टिफाई करें, जहाँ जहाँ नहीं आ रहा है उसके लिए मेरे को रिपोर्ट पेश करें, वहाँ पे क्या मंजूरियाँ देना है मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से याकूतपुरे के दीगर इलाकों में भी पानी की जहाँ तकलीफ है उसमें प्रेशर बढ़ाने का मुतालबा किए और जहाँ पोल्यूशन आ रहा है उसकी पोल्यूशन की शिकायत को दूर करने के लिए तमाम मकामात की निशानदेही करते हुए खुसूसन मुगलपुरा डिवीज़न के लिए पूरा साहब नुमाइंदा कारपोरेटर वहाँ के मसाइल को पेश किए और वहाँ पर मस्जिद तमीमी के पास पोल्यूशन आने की शिकायत की और दीगर उनके भी मुतालबात को उनके भी मसाइल को MD साहब सुने और तयन दिए कि जल्द से जल्द वो कामों की तकमील कराएंगे। पत्थरगट्टी डिवीज़न और शानी नातेली में जबीपुरा डिवीज़न के लिए भी MD साहब ज़रूरी हिदायतें दिए जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स को कि वहाँ पानी के प्रेशर को बढ़ाए, जहाँ मैला पानी आ रहा है उसकी शिकायत को दूर करें। मजमूई तौर पर MD साहब के साथ ये मीटिंग कारामद साबित थी, बहुत सारे मसाइल हुए। इंशाअल्लाह अगर किसी काम में दाखिल होंगी या किसी काम के अमलवारी में रुकावट होंगी तो दोबारा MD साहब को कल आके उनको उनके इल्म में बातों के लाके काम जल्द से जल्द कराएंगे। इसके अलावा नकीब मिलत बैरिस्टर सऊद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर स्पेशल बजट से CM के सदर मोहतरम ने तकरीबन 2 करोड़ के कामों की मंजूरी लिए थे, जिसका टेंडर हुआ। तो टेंडर होकर भी 2-2.5 महीने के ऊपर हुआ, आज तक काम का आगाज़ नहीं हुआ। उसकी लिस्ट भी हम MD साहब को दिए। MD साहब उस पर GM को बताया कि कामों को फौरी शुरू करो और लॉकडाउन के ज़िमन में लेबर ज़्यादा गुत्तेदार को मुहैया नहीं हो रहा है, उस ज़िमन में MD साहब ने पाबंद किया कि जल्द से जल्द ये काम कराएं। जहाँ कहीं भी दुश्वारी है मेरे नॉलेज में लाएँ, मैं उसकी एक्सी के लिए हिदायत दूँगा। वो काम असल रुके हुए हैं, तकरीबन 2.5-3 महीने होगा। वो काम की मंजूरी के लिए टेंडर होके उसको पहले शुरू कराना है। बहरहाल याकूतपुरा असेंबली हल्के के अंदर करोड़ों रुपए के काम मंजूर होके है, टेंडर भी होके उसका आगाज़ होना है। हम चाहते हो कि जल्द से जल्द कामों का आगाज़ हो ताकि फिर हम इफ्तिताह के लिए
सदर मजलिस नकीब मिल्लत असदुद्दीन वैसी साहब को मदद करके उन कामों का इफ्तिताह करेंगे। शुक्रिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।